हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में जो आपका बिलियन नामक चैप्टर है बच्चों, चैप्टर 1 है। न्यू एनसीईआरटी में चैप्टर 1 है, जिसमें आज हम बात करेंगे वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना। यहां पे बच्चों आपका विलेय है, ठीक है। विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना, ये आपका विलेय है, ठीक है। विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना या अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना। इसके साथ साथ हम आज देखेंगे आदर्श विलयन किसे कहते हैं, अनादर्श विलयन किसे कहते हैं। और बच्चों, अनादर्श विलयन के दो भाग जो हैं, धनात्मक विचलन युक्त विलयन और ऋणात्मक विचलन युक्त विलयन। मतलब राउल्ट के नियम को लेकर के हम विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना निकालेंगे, क्योंकि राउल्ट के नियम से ही वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन निकल कर आता है। अब आप लोगों को लगेगा कि सर राउल्ट का नियम बड़ा लंबा चौड़ा कठिन है, तो इसके जस्ट पहले लेक्चर में मैंने राउल्ट का नियम आपको आधे घंटे का लेक्चर दिया था। लेकिन आज 5 मिनट हमारा पहले राउल्ट का नियम ही चलेगा, क्योंकि राउल्ट के नियम से ही सारा कहानी होने वाला है। तो राउल्ट का नियम कहलाता क्या है बच्चों, जैसे हमने आपको समझाया था कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बच्चों। एक पात्र है और इस पात्र में हम बिलियन लेते हैं बच्चों। क्या लेते हैं? बिलियन लेते हैं, ठीक है। ये बिलियन हो गया। अब बच्चों, ये जो बिलियन है ये वाष्पित होगा, लेकिन कैसे पता चलेगा कि वाष्पित हो रहा है? इसके लिए ऊपर एक इसको कवर कर देते हैं। जब कवर कर देते हैं तो ये वाष्पित होगा, और जब वाष्पित होगा तो यहां पर वाष्प इकट्ठा होगा बच्चों, है ना। ये वाष्प इकट्ठा होगा और इस वाष्प के द्वारा इस द्रव के सतह पर यहां से वाष्प बनकर ऊपर चलेगा बच्चों, और ये जगह है, यहां से वाष्प बनकर ऊपर की ओर जा रहा है। और इसी द्रव के सतह पर इस दाब के द्वारा वाष्प के द्वारा दाब लगाया जाता है, उसे हम वाष्प दाब कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वाष्प दाब। अब यहां पर हमने ये बोला कि ये आपका विलयन है। क्या है बच्चों? विलयन है। और विलयन में दो चीजें हैं, बच्चों। एक तो आपका विलायक है। क्या है प्यारे बच्चों? विलायक है। और दूसरा आपका विलेय है। क्या है? विलेय है। तो विलेय जो है वो अवाष्पशील है। अवाष्पशील का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? जो वाष्पित नहीं होता। अवाष्पशील का मतलब जो वाष्पित नहीं होता। तो यहां पर विलयन में विलेय अवाष्पशील है, तो जो विलायक है केवल यही वाष्पित होगा बच्चों, समझिएगा। विलायक है यही वाष्पित होगा, और उसी वाष्प के द्वारा इस पर दाब लगाया जाएगा। तो ये जो वाष्प दाब है वो किस पर निर्भर करेगा बच्चों? विलायक की मात्रा पर, विलायक के मोल अंश पर, विलायक के मोल प्रभाज पर। विलेय पर क्यों निर्भर नहीं करेगा? क्योंकि बच्चों विलेय वाष्पित हो ही नहीं रहा, ये अवाष्पशील है। इसी को राउल्ट ने बताया, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में विलायक या विलयन का जो वाष्प दाब होगा, क्योंकि यहां पर जो वाष्प दाब होगा वो विलायक पर निर्भर करेगा, यानी जो विलयन का वाष्प दाब होगा वही विलायक का वाष्प दाब होगा। क्यों? क्योंकि भाई विलेय वाष्पित ही नहीं होता है। बात को समझिएगा, पॉइंट को नोट करिएगा, नहीं तो आपसे नहीं समझ में आएगा। मैं क्या कह रहा हूं, ये विलयन है। विलयन का वाष्प दाब जो विलायक का वाष्प दाब होगा वही होगा। क्यों? बराबर क्यों होगा सर? क्योंकि यहां पर विलयन में दो घटक भले ही हैं, लेकिन वाष्पित केवल और केवल विलायक हो रहा है, इसलिए विलायक के द्वारा जो दाब लगाया जाएगा वो विलयन का भी वाष्प दाब कहलाएगा। तो इसलिए राउल्ट ने बताया कि विलयन या विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल अंश के समानुपाती होता है। मोल अंश अर्थात मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, शॉर्टकट में अपन यहां पे समझते हैं। जैसे अब माना वगैरह हम लिखेंगे नहीं, हम सिर्फ आपको समझाएंगे। हम ये समझाएंगे, जैसे मैंने कहा विलयन या बच्चों विलायक का जो वाष्प दाब है वो विलायक के ही मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। जैसे ही हम समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है KXA। ये क्या हो गया बच्चों? नियतांक हो गया। अब जैसे मैं बात करूं कि मान लीजिए शुद्ध विलायक है, बच्चों बिल्कुल उसमें किसी प्रकार से कोई विलेय नहीं है, शुद्ध विलायक है, ठीक है। तब भाई PA जो होगा
ये आपके विलायक का वाष्प दाब है, क्योंकि इसमें विलयन मिला हुआ है, या हम विलेय मिला हुआ है। बात को समझिए, ये आपका विलयन है, इसके वाष्प दाब को P से रिप्रेजेंट करेंगे, विलायक के वाष्प दाब को Pa से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन जब शुद्ध विलायक का मतलब है जिसमें विलेय ना मिला हो, उस स्थिति में कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसका चेंजेस रहा होगा, कहीं ना कहीं चेंजेस रहा होगा, क्योंकि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमेशा अधिक होता है, किससे? विलयन के। अब भाई आप लोग कहोगे कि सर विलयन से क्यों अधिक होता है? क्योंकि शुद्ध विलायक है, विलायक है, केवल विलायक है, ज्यादा वाष्पित होगा। जैसे मान लीजिए घर में 10 गेट हैं और 10 गेट से व्यक्तियों को निकलना है, तो पूरा का पूरा भाई विलायक है, सब निकलते चलेंगे। लेकिन 5 गेट बंद कर दिए, विलेय आकर के जाम कर दिए, अब विलायक कितना निकलेगा? तो 5 ही गेट से निकलेगा। इसलिए कहा जाता है कि भाई जब पूरे के पूरे 10 गेट खुले हैं और पूरे पूरे विलायक हैं, तो ज्यादा मात्रा में निकलेंगे। भाई 10 गेट में से विलायक जा रहे हैं, यानी व्यक्ति जा रहे हैं, तो 10 के 10 गेट जो है विलायक के लिए है, तो वहां पर जो वाष्पित होने की संख्या ज्यादा है, ज्यादा वाष्पित होता है, तो वाष्प दाब ज्यादा होने के कारण बच्चों आप सबको पता है कि जब हम शुद्ध विलायक की बात करते हैं तो उसका वाष्प दाब ज्यादा, और जब विलयन की बात करते हैं, इसमें विलेय है इसलिए इसमें विलयन का वाष्प दाब थोड़ा सा कम होता है। समझ में आया कि भाई विलायक यदि शुद्ध है, उसमें विलेय नहीं है, तो उसका वाष्प दाब अधिक होगा। इसलिए हम कहते हैं कि Pa P0A के बराबर होगा। कब? जब शुद्ध विलायक है बच्चों। इसको अपन समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में से, ठीक है। अच्छा, यदि हम शुद्ध विलायक की बात करते हैं तो भैया आपका मोल प्रभाज 1 होगा। किसी भी विलयन का टोटल मोल प्रभाज कितना होता है? 1 होता है। अब जब विलयन में विलेय है ही नहीं है, तो विलायक बस बचा, तो शुद्ध विलायक के लिए उसका मोल प्रभाज 1 हो जाता है। समीकरण 1 में से बच्चों Pa के जगह P0A कर दिया अपन ने, और K के जगह अपन K ही रखते हैं, और XA के जगह 1 रखते हैं। तो K बराबर आपका कितना आ गया बच्चों? P0A। P0A किसका मान आ गया? K का मान आ गया। तो समीकरण 1 में रख दो। किसमें बच्चों? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से आपका आ गया Pa बराबर P0A XA, और यही आपका राउल्ट का नियम है, यही आपका राउल्ट का नियम है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, यही आपका राउल्ट का नियम है, यही राउल्ट का नियम है। ठीक है, यहां तक क्लियर। इसके बाद जैसे मैंने कहा कि या करके Pa बराबर है, तो Pb बराबर कितना हो जाएगा सर? P0B इंटू XB। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक, यहां तक क्लियर बच्चों। हम अपना यदि स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो ले सकता है, क्योंकि राउल्ट के नियम के बिना हम कुछ भी नहीं समझ सकते, इसलिए राउल्ट का नियम हम लेकर चलते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि विलयन 2 घटकों से मिलकर बना हुआ है। द्विअंगी विलयन का मतलब होता है द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन मतलब उसमें बच्चों एक तो आपका विलेय है और दूसरा आपका विलायक है। द्विअंगी विलयन में क्या होगा कि XA और XB टोटल मोल प्रभाज 1 होगा। विलयन में कितने भी घटक हो, टोटल मोल प्रभाज उसका 1 ही होगा। विलयन में कितने भी घटक हो, टोटल मोल प्रभाज 1 ही होगा बच्चों। ठीक है, तो जैसे हमने कहा 2 घटक हैं, एक आपका विलायक एक आपका विलेय, तो दोनों का मोल प्रभाज 1 हो जाएगा। अब यहां से बच्चों हम XA का मान निकाल सकते हैं, कितना सर? 1 माइनस XB, और इसको हम समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर बोलो सर समीकरण 2 तो आपने माना ही नहीं। चलो मान लेते हैं समीकरण 2, बड़ा सिंपल है समीकरण 2। यहां पे इसको ही समीकरण 2 लेना है। ठीक है, ये समीकरण 2 है, P0A है ना, Pa बराबर P0A XA। तो यहीं पे हमको वैल्यू पुट करना है। कहां पे बच्चों? Pa बराबर P0A XA जगह 1 माइनस XB। ठीक है, अब इसमें बच्चों हमको Pa रहने देना है, P0A रहने देना है, गुणा करना है, और P0A XB हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई इसका अंदर हमने गुणा किया है, इसको पक्षांतर करेंगे तो इधर आ जाएगा P0A XB बराबर बच्चों P0A, ये आपका माइनस था इधर आया प्लस हो गया, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और ये बच्चों आपके राउल्ट के नियम की पुष्टि करते हुए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हमने प्राप्त कर लिया। ये आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है। ठीक है बच्चों, ये आपका
जो कि विलेय के मूल प्रभाज के बराबर है ना, ये चीज। और यहीं से हम निकालेंगे क्या, विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना करेंगे बच्चों। ठीक है, विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना कर लेंगे। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ भाई। बड़ा सिंपल तरीके से हमने कोशिश की है आपको समझाने के लिए। अब आप लोगों को लगेगा कि सर जो आप समझा रहे थे ये है ना, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना। तो इसके लिए अपन ने भी प्रूफ किया, क्या प्रूफ किया, राउल्ट के नियम से। राउल्ट का नियम क्या कहता है, राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से, राउल्ट का नियम यह कहता है कि P नॉट ए माइनस पी ए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है ना, आपके विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, एक एक पॉइंट आपको क्लियर कराऊंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अब आप लोगों ने मोल प्रभाज नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए कि भाई चूंकि XB बराबर जो हो जाएगा NB बटा NA प्लस NB। ये कैसे कह सकते हो सर, मैं आपको बताता हूं। विलयन हमेशा दो घटकों से मिलकर बना होता है, एक तो विलेय और एक तो विलायक। शॉर्टकट में अपन बात ही कर लेते हैं इधर, तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी। जैसे बच्चों ये आपका विलयन है, क्या है, विलयन है। ठीक है, इसमें दो घटक हैं बच्चों, एक तो आपका विलायक, ठीक है, और दूसरा प्यारे बच्चों विलेय। ठीक है, विलेय को हमेशा बी से रिप्रेजेंट करेंगे और बच्चों विलायक को हमेशा ए से रिप्रेजेंट करेंगे। जब बच्चों हम मोल प्रभाज की बात करते हैं, मोल प्रभाज, ठीक है, या मोल अंश, मोल प्रभाज, तो मोल प्रभाज को दर्शाने के लिए हम XA और इसको हम XB से रिप्रेजेंट करेंगे। मोल संख्या की बात की जाती है बच्चों, जब मोल संख्या की बात की जाती है तो मोल की संख्या के लिए Na और इसको NB। ठीक है बच्चों, द्रव्यमान की बात की जाती है, जब द्रव्यमान की बात की जाती है तो इसका WA, इसका WB। ठीक प्यारे बच्चों, जब आणविक द्रव्यमान की बात की जाती है कि आणविक द्रव्यमान को दर्शाने के लिए, तो आणविक द्रव्यमान के लिए हमको जरूरत पड़ता है Ma और ये हो जाता है Mb। ठीक है बच्चों, ये चीज। और आप सबको पता है कि यदि हम मोल की संख्या निकालना चाहते हैं तो इसका यदि हम भाग दे दें तो ये Na निकल जाएगा, और इन दोनों का भाग दे दे तो Nb निकल जाता है, यानी वेट बटे मास, यानी कितना द्रव्यमान था उसमें आणविक द्रव्यमान का भाग देते तो मोलों की संख्या निकल कर आ जाती है। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको पता होना चाहिए। और मोल प्रभाज कैसे निकालते हैं, विलयन में किसी एक घटक के मोल की संख्या और विलयन में उपस्थित समस्त घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। जैसे राउल्ट ने बताया कि किसी विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो होता है वो विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये राउल्ट के नियम से आया, जिसने राउल्ट कर, इसलिए तो कहता हूं क्रम से लेक्चर देखना जरूरी है। जो डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहा होगा उसको हवा ही नहीं लगेगा आज क्या क्या हम बता रहे हैं। आज बड़ा लंबा क्लासेस चलने वाला है ना। जो आकर के 2 मिनट में चला जाएगा उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला ना भाई, वो अभी क्लास छोड़ के चला जाए। राउल्ट ने बताया कि विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो होता है वो विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, अब ये मोल प्रभाज क्या है, किसी विलयन में जिस घटक का मोल प्रभाज निकालना उसके मोल की संख्या को ऊपर रखो और बच्चों नीचे विलयन के समस्त घटकों की मोलों की संख्या रख दो और अनुपात निकाल दो तो ये मोल प्रभाज निकल कर आ जाता है। हमें किसकी जरूरत है, विलेय की, तो हमने विलेय की मोल प्रभाज रख दी। अब आप लोगों को थोड़ा सा फार्मूला पता होनी चाहिए। कैसे सर, फार्मूला कैसे पता होनी चाहिए, चूंकि Na बराबर हो जाएगा WA बटा MA, ठीक है, व स्मॉल NB बराबर हो जाएगा WB बटा MB। ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम रखेंगे, यहां पे वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि इसको यहां पर ले जाकर रखेंगे। ठीक है, चाहे इसको आप यहां पर पहले रख लो कि P नॉट A माइनस PA डिवाइड बाय
पी नॉट ए और एक्स बी के जगह बच्चों एन बी बटा एन ए प्लस एन बी। ठीक है, किसी प्रॉब्लम? पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड बाय पी नॉट ए बराबर बच्चों एन बी का मान कितना होगा? डब्ल्यू बी बटा एम बी। कितना होगा? डब्ल्यू बी बटा एम बी। एन ए का मान कितना होगा? डब्ल्यू ए बटा एम ए प्लस में बच्चों डब्ल्यू, ये एन बी का मान कितना होगा? डब्ल्यू बी बटा एम बी। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बताए आगे, क्योंकि कहानी बड़ी लंबी चौड़ी है बच्चों। ये सब कुछ एक्स्ट्रा चीज था, इससे आप परेशान मत होना, है ना। एक्स्ट्रा मैंने बताया था, आप लोग यदि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो इसको मैं क्लीन कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि यहां पे भी अब बहुत ज्यादा स्पेस है, इसी पे अपन बहुत कुछ कर लेंगे बच्चों। ठीक, चलो ठीक है। अब यहां पे देखिएगा, थोड़ा समझिएगा कि यदि मैं बात करूं कि किसी बिलियन में विलेय बहुत कम मात्रा में होता है बच्चों, ठीक है ना। कहने का मतलब कि जैसे मैं कह देता हूं, ये आपका यहां से यहां तक ऐसे चलेगा बच्चों, कि चूंकि विलियन में विलेय की मात्रा अत्यंत अल्प होता है ना। इसलिए यदि हम मोल की संख्या की बात करें कि डब्ल्यू बी अपान एम बी जो होगा, है ना, इसका जो मान है का मान डब्ल्यू ए अपान एम ए की अपेक्षा अत्यंत कम होगा, अत्यंत कम होगा प्यारे बच्चों। अत्यंत सूक्ष्म होगा, और जब सूक्ष्म होगा भैया तब हम हर में से, इसलिए हर में से डब्ल्यू बी अपान एम बी की उपेक्षा कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों? उपेक्षा मतलब हटा देंगे। उपेक्षा करने पर, और जब उपेक्षा कर देंगे मतलब वहां से हटाएंगे, तो इस वाले वैल्यू को हम हटा देंगे बच्चों, ये वाला जो वैल्यू है, ठीक है, याद रखिएगा। तो कितना बचेगा? अपना बचेगा पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड बाय पी नॉट ए। ऊपर आपका बच्चों कितना बच रहा है? ऊपर आपका कितना बच रहा है? डब्ल्यू बी बटा एम बी। ऊपर वाले को नहीं हटाना, नहीं तो ऊपर वाले को भी हटा दो, नीचे डब्ल्यू ए बटे एम ए। ठीक है, ध्यान रखना, ये डब्ल्यू बी बटे केवल हर का हम हटा रहे हैं, क्योंकि सूक्ष्म होता है तो इसका मतलब नहीं कि अंश को भी हटा दो, केवल हर की उपेक्षा कर रहे हैं। अभी ये रहने दो पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड बाय पी नॉट ए। देखो बच्चों, इस जो अंश का हर है डब्ल्यू बी, तो वो नीचे जाएगा, ठीक है, और हर का हर है वो ऊपर जाएगा, एम ए बटा डब्ल्यू ए। और हमें विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना करनी है, एम बी का मान निकालना है। विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना करनी बच्चों, क्वेश्चन ही है विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना, तो एम बी का मान निकालना है प्यारे बच्चों, एम बी का मान। तो यहां से आप बोलोगे सर एम बी यदि भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, ठीक है। यहां पे आपका देखो डब्ल्यू बी है, ठीक है बच्चों, एम ए है, ठीक है सर। ये नीचे वाला जो भाग है यदि भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, पी नॉट ए डिवाइड बाय बच्चों, यहां पे एम बी आ गया है, डब्ल्यू ए बचा है, गुणा में ब्रैकेट में जाएगा, ये जो ऊपर है बच्चों गुणा में, नीचे जाकर के भाग में हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए। ठीक है, अब जो बच्चा यदि इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना चाहता है
वो इस फार्मूले को याद रखेगा, वो इस फार्मूले को याद रखेगा कि वाष्प दाब में अवनमन दिया है बच्चों, और वाष्प दाब में अवनमन के बाद विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना करनी है, तो इस आधार पर आप लोग कर सकते हो। अभी हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ है जो हम आज कंप्लीट करने आए हैं। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं सर, सिंपल है, बन जाना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो तो मेन टॉपिक रह ही गया है। ठीक है, क्योंकि आपने यहां पे राउल्ट का नियम पढ़ लिया है, ये राउल्ट का नियम हमने पढ़ाया है बच्चों, ये राउल्ट का नियम पढ़ाया ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया कि नहीं? नहीं तो कहोगे भैया कि सर हमने स्क्रीनशॉट नहीं लिया। राउल्ट के नियम के बाद यही हेडिंग लगाना आप लोग। ठीक है, राउल्ट के नियम के आधार पर यही आप लोग हेडिंग लगाना। इसके बाद राउल्ट का नियम आप लोगों ने पढ़ ही लिया। राउल्ट के नियम से हम आज चर्चा करने वाले हैं आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बारे में। ठीक है बच्चों, कुछ ऐसे विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करेंगे, उसे हम आदर्श विलयन कहेंगे, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते उसे हम अनादर्श विलयन कहते हैं। सबसे पहली बात तो बच्चों राउल्ट का नियम। ठीक है, राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम। ठीक है, राउल्ट का नियम आपने क्या देखा? राउल्ट के नियम में हमने, ठीक है बच्चों, सबसे पहले ये देखा कि पीए जो है वो बराबर है पी नॉट ए एक्स ए, और जो पीबी है वो है पी नॉट बी एक्स बी की। ठीक है, ये राउल्ट का नियम है। जो इसका पालन करेगा, जो इसका पालन करेगा बच्चों, उसको हम बोलते हैं आदर्श विलयन। क्या बोलते हैं? आदर्श विलयन। क्या बोलते हैं? आदर्श विलयन। आदर्श विलयन यानी जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा उसे बोलेंगे हम आदर्श विलयन, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा उसे बोलेंगे अनादर्श विलयन। देखो ना, कभी कभी हैंग भी मारने लगता है यार, इतना गर्मी है ना। अनादर्श विलयन, ये बोर्ड भी जानते हो क्यों हैंग मारता है? क्योंकि इतना हीट हो जाता है, आधे घंटे में बहुत ज्यादा हीट हो जाता है। जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा उसे आदर्श विलयन, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा उसे हम अनादर्श विलयन कहेंगे। पहला अंतर आपको क्लियर होगा, यानी दो भाग में इसको बांटते हैं। ठीक है, राउल्ट के नियम का पालन करेगा, इसका मतलब पीए जो होगा वो पी नॉट ए एक्स ए के बराबर होगा। ये देखो यहां लिख रहा था, यहां चला गया, है ना। पी नॉट ए एक्स ए के बराबर होगा, और जो पीबी होगा प्यारे बच्चों वो पी नॉट बी एक्स बी के बराबर होगा। ये राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है इसलिए है, लेकिन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा तो पी ए नॉट इक्वल पी नॉट ए एक्स ए। ठीक है, समझ में आया? यानी जो विलयन का वाष्प दाब होगा वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा तो इसके बराबर नहीं होगा। हम यदि पीबी की बात करें, ये भी बराबर, देखो भाई आज बहुत हैंग मार रहा है यार। पीबी नॉट इक्वल पी नॉट बी एक्स बी। यह चीज आपको क्लियर हुआ होगा कि ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करेंगे उसे हम आदर्श विलयन बोलेंगे, और ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन ना करें वो आपका अनादर्श विलयन कहला जाएगा। तो ये बच्चों आपको क्लियर हुआ। अब यहां पर दूसरा चीज है कि जब हम आदर्श विलयन की बात करते हैं तो इस विलयन में ना तो किसी प्रकार से कोई एंथैल्पी परिवर्तन होता है, यानी दूसरे नंबर की बात करते हैं, इसका दूसरा चीज कि किसी भी प्रकार से एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता, किसी भी प्रकार से एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता। 2 नंबर में लिखेंगे प्यारे बच्चों, एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है, यानी डेल एच जो है वो 0 होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन बच्चों इसमें परिवर्तन हो जाएगा, डेल एच मैक्सिमम 0 के बराबर नहीं होगा। क्या बात है यार, आज कितना हैंग मार रहा भाई। ठीक है,
ये 0 के बराबर नहीं होगा बच्चों। तीसरे नंबर में हम बात करेंगे आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, ये 0 के बराबर रहता है, जबकि इसमें आयतन में भी परिवर्तन हो जाता है। यानी आयतन में कमी भी हो सकती है और वृद्धि भी हो सकती है। ठीक है, हम इसमें अंतर आपको दिखाएंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होना। ठीक है, यहां पर आप लोग मैक्सिमम के लिए MIX लिख सकते हैं। आज बोर्ड बहुत हीट है, नहीं इतना तो कभी नहीं होता था भाई। ठीक, मैक्सिमम की बात की जा रही है तो ब्रैकेट में MIX लिखा मिलता है ना, तो बोलोगे सर देखो यहां पर लिख रहा था यहां पर लिख गया। आज तो माइंड ही गर्म हो रहा है। ठीक है, और यहां पर भी अपना मैक्सिमम मतलब परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप लोग समझ गए होंगे। तो आदर्श विलयन किसे बोलेंगे? ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं बच्चों, उससे हम आदर्श विलयन कहते हैं, और ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते उसे हम अनादर्श विलयन कहेंगे। आदर्श विलयन में एंथैल्पी परिवर्तन बिल्कुल नहीं होता है, जबकि अनादर्श विलयन में एंथैल्पी परिवर्तन हो जाता है। अब बच्चों जब हम आयतन की बात करते हैं तो आदर्श विलयन में आयतन में भी परिवर्तन नहीं होता है, जबकि अनादर्श विलयन में आयतन में परिवर्तन हो जाता है। ये 3 अंतर हो गए, और चौथे अंतर में एक एक उदाहरण लिख लेना। जैसे क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन दोनों को मिला दें, वो आपका आदर्श विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? आदर्श विलयन। चौथे उदाहरण में क्लोरोबेंजीन C6H5Cl प्लस C6, फिर कहां चला गया? 6 भाई, जाकर के कहीं उड़ गया। C6H5OH। क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, इन दोनों को मिला दें बच्चों तो ये आपका आदर्श विलयन बनता है। और अनादर्श विलयन में कुछ भी ले लो आप लोग, जैसे मान लीजिए आपका एल्कोहल और C2H5OH है, इसके साथ आप H2O मिला दो। क्या मिला दो बच्चों? H2O। देखो यहां पे 6 आके डबल हो गया है, इतना हीट हो जाता है बच्चों, समझ रहे हो ना? ये हम लोग मिडिल फैमिली वालों के लिए ही परेशानी है। इतना पैसा नहीं है कि हम एसी खर्च कर दें, है ना? और एसी लग जाता तो हो सकता है ये हीट ना करता। ठीक है, C6H5। और बच्चों को बोलो कि बेटा 1-2 लोगों तक शेयर तो कर दो यार कम से कम। तो बोलते हैं सर क्लासेस 3-3 4-4 लाओ, लेकिन हमको शेयर नहीं करना है, लाइक करके भी नहीं जाना है वीडियो को। सही है कि नहीं? कोई बात नहीं भाई, अपन तो काम कर ही रहे हैं, आप लोग भी मेहनत कर ही रहे हैं, कोई बात नहीं, पढ़ने वाला बच्चा पढ़ रहा है। तो आदर्श और अनादर्श विलयन के लिए आप लोग ये हम बढ़िया सा, आप लोगों को ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। सभी ताप व सांद्रण पर राउल्ट के नियम का पालन करेगा जो विलयन, वो आपका बच्चों आदर्श विलयन कहलाएगा। हो सकता है थोड़ा सा ब्लर हो बच्चों, क्योंकि ये आप टाइपिंग नहीं है, ये गूगल से लिया गया फोटो है, कोई कॉपीराइट ना मार दे, पता चला कि भाई कॉपीराइट लगा दो, मेरा आपका लिखा हुआ है ना, गूगल से लिया हुआ फोटो है। ठीक है, क्योंकि वही चीजें बुक में भी है, वही चीजें, इसलिए तो ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करेंगे सभी ताप दाब सांद्रण पर बच्चों, वो आपका बच्चों क्या कहलाएगा? आदर्श विलयन। इसको हम और छोटा भी कर सकते हैं, छोटा जब करेंगे बच्चों तो और थोड़ा स्पष्ट दिखेगा। छोटा कर लेते हैं अपन, ठीक है, छोटा करेंगे तो और थोड़ा स्पष्ट दिखेगा, हालांकि आप लोगों को वैसे भी दिख रहा होगा। और ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते उसे हम अनादर्श विलयन कहते हैं बच्चों। ठीक है, यहां पर देखो अवयवों के मध्य अन्योन्य क्रिया, अवयवों के मध्य जो अन्योन्य क्रिया है शुद्ध अवयवों के अन्योन्य क्रिया के समान होती है। हम अभी आपको बताएंगे कैसे अन्योन्य क्रिया होती है। जैसे हमने विलेय और विलायक को मिलाया तो समान रूप से एक अन्योन्य क्रिया होती रहती है। इसमें अवयवों के मध्य अन्योन्य क्रिया शुद्ध अवयवों को अन्योन्य क्रिया से भिन्न होता है, अलग होता है। इसी कारण तो इसमें एंथैल्पी में परिवर्तन हो जाता है, आयतन में परिवर्तन हो जाता है। ठीक बच्चों, मिश्रित किए गए एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसमें एंथैल्पी परिवर्तन हो जाता है, इसलिए नॉट इक्वल 0 के बराबर है। ठीक है, इसमें भी आपका आयतन में परिवर्तन नहीं होता, जबकि इसमें आयतन परिवर्तन हो जाता है। प्रत्येक अवयव सभी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करता है बच्चों, ये भी राउल्ट के नियम का पालन करता है। वही चीज है, यहां पर आपका राउल्ट का नियम का पालन करता है। ये आपको फार्मूला यहां पे जनरेट कर दिया गया, फार्मूला, जबकि मैंने आपको पहले भी बता दिया फार्मूला।
ठीक है, तो ये आदर्श और अनादर्श विलयन की कहानी है। आदर्श और अनादर्श विलयन की कहानी है, लेकिन इतने में कहानी ट्विस्ट खत्म नहीं होता बच्चों, इतने में कहानी खत्म नहीं होता। आदर्श अनादर्श में यदि 3 अंतर आता है तो आपसे बन जाएगा। ये 4 अंतर हमने करा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। राउल्ट के नियम का पालन करता है, पालन नहीं करता। एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होती, इसमें एंथैल्पी परिवर्तित हो जाता है। इसमें आयतन परिवर्तन नहीं होता, इसमें आयतन परिवर्तन हो जाता है। एक एक उदाहरण आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम मुख्य रूप से बात करेंगे कि बच्चों ये जो आपका भाई साहब 1 मिनट, प्यारे बच्चों 1 मिनट आप हमको थोड़ा समय देंगे। ये जो आपका अनादर्श विलयन है ये भी 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में कैसे सर? इस अनादर्श विलयन को हम 2 भागों में बांटते हैं। 2 भागों में कैसे? ये आपका 2 भाग होता है बच्चों, एक धनात्मक विचलन युक्त विलयन और एक ऋणात्मक विचलन युक्त विलयन। एक आपका धनात्मक विचलन युक्त विलयन, विचलन युक्त विलयन, ठीक है। और दूसरा जो होगा बच्चों वो ऋणात्मक विचलन युक्त विलयन। विचलन युक्त विलयन। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? अब देखो भाई, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि धनात्मक में जो वाष्प दाब अधिक होगा और ऋणात्मक में वाष्प दाब राउल्ट के वाष्प दाब से कम होगा। इसका मतलब कुछ समझ में आया? इसका मतलब यह हुआ कि जैसे मैंने कहा कि भाई PA नॉट इक्वल P0 AXA, ये क्या कहलाया? अनादर्श विलयन का प्रॉपर्टी कहलाया कि जो विलयन का वाष्प दाब है वो राउल्ट के नियम के आधार पर नहीं है। इसका मतलब भाई ये तो अधिक हो सकता है या तो कम हो सकता है। इस स्थिति में इसको आप कह सकते हो कि जब धनात्मक की बात आ गई तो PA अधिक हो गया राउल्ट की अपेक्षा P0 AXA से, और जो PB है ये भी अधिक हो गया P0 AXA से, P0 भी XB से। अब बात करते हैं ऋणात्मक में, तो ऋणात्मक में PA का मान कम हो गया P0 AXA से और PB का मान कम हो गया P0 B XB से। कुछ समझ में आया कि भाई धनात्मक में प्लस हो रहा था, ठीक है, धनात्मक में प्लस हो रहा था, अधिक हो रहा है, लेकिन ऋणात्मक में कम हो रहा है। यानी जो कुल वाष्प दाब है वो राउल्ट के नियम के आधार पर उससे अधिक हो जाता है, ठीक है। यानी जब आपस में क्रियाएं हो जाती है तो बलों का मान, आकर्षण बल कम हो जाता है और बच्चों वाष्प दाब अधिक हो जाता है, ठीक है। मतलब विलयन का जो वास्तविक वाष्प दाब हम बात करेंगे राउल्ट के नियम के आधार पर परिकलित वाष्प दाब से अधिक होगा बच्चों, और ऋणात्मक विचलन युक्त विलयन में कम होगा। 2 चीज हमने बोला कि भाई जो अनादर्श विलयन है जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता वो आपका अनादर्श विलयन है, लेकिन उसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि राउल्ट के परिकलित मान से अधिक होगा, तो आपका क्या कहलाएगा? धनात्मक विचलन युक्त विलयन। जो राउल्ट के परिकलित मान से कम होगा वो ऋणात्मक विचलन युक्त विलयन, ठीक है। ये 2 चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब इन 2 चीजों में आपको यह बोला गया कि एंथैल्पी परिवर्तन भी तो होता है, तो धनात्मक विचलन युक्त विलयन में क्या होगा बच्चों? प्लस होगा। यानी जैसे एंथैल्पी यदि परिवर्तन की बात की जाएगी, एंथैल्पी परिवर्तन की बात की जाएगी तो ये प्लस की वैल्यू आएगा बच्चों, और यहां पर जब एंथैल्पी परिवर्तन की बात की जाएगी, एंथैल्पी परिवर्तन की बात की जाएगी बच्चों, ये जो होगा वो माइनस का वैल्यू आएगा, है ना। और जब हम आयतन परिवर्तन धनात्मक में बात करेंगे बच्चों, तो आयतन में परिवर्तन यदि हम देखेंगे, आयतन में परिवर्तन यानी डेल्टा V मैक्सिमम की बात करेंगे तो ये आपका प्लस भी इसमें भी होगा। और बच्चों यदि हम आयतन परिवर्तन की बात करेंगे तो इसमें आपका माइनस भी होगा। बस इतना ही है धनात्मक विचलन युक्त विलयन, ऋणात्मक विचलन युक्त विलयन। क्योंकि अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है,
तो राउल्ट के परिकलित वाष्प दाब से या तो अधिक होगा तो या कम होगा। जब वाष्प दाब, किसी विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के परिकलित मान से अधिक हो जाता है तो वो विलयन धनात्मक विचलन युक्त विलयन कहलाया। लेकिन वहीं पे जब उसका वाष्प दाब राउल्ट के परिकलित वाष्प दाब से कम होगा वो ऋणात्मक विचलन युक्त विलयन कहलाएगा। इसके और भी कई सारे तथ्य हैं, इसके और भी कई सारे फैक्ट हैं बच्चों, ऐसा नहीं है। अब देखो होता क्या है, यहां पे वाष्प दाब अधिक होता है। जैसे देखो बच्चों, दो चीज आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे आप लोग समझे कि विलेय है ना, तो विलेय के बीच कुछ ना कुछ बल लगा होगा। फिर आपका विलायक है, ठीक है, क्या है बच्चों, विलायक है। विलायक के बीच अन्योन्य क्रिया रही होगी तभी तो आपस में मिला है। जब विलयन बना तो विलेय और विलायक मिल गए, विलेय और विलायक मिल गए। अब आप लोगों को पता है, थोड़ा समझिएगा बच्चों, यहां पे जो बल है वो विलेय के बीच में है, यहां पे विलायक के बीच में, लेकिन यहां पे अन्योन्य क्रिया विलायक और विलेय के बीच में। इस बात को समझिएगा, ये बात कोई नहीं समझ पाता है, हो सकता आप समझ लो। विलेय के बीच में कुछ बंध बना हुआ है, आकर्षण बल है। विलायक में भी कुछ आकर्षण बल है, लेकिन जब इन दोनों को मिलाया गया तो विलेय और विलायक के बीच आकर्षण बल है। तो अब ये मैं पूछना चाहता हूं कि आकर्षण बल जब हम विलेय और विलायक मिला दिए तो इसमें आकर्षण बल अधिक होगा इनकी अपेक्षा या कम? तो आप बोलोगे सर कम। कम क्यों? क्योंकि यदि कम है तभी तो उसका भाई आयतन बढ़ा है। यदि आकर्षण बड़ा ज्यादा होता तो अणु पास आ जाते और आयतन में कमी आ जाती। इस फैक्ट को आप यदि माइंड में उतार लिए तो एक अंतर यह भी बन जाता है कि धनात्मक विचलन युक्त विलयन में विलायक के बीच जो अन्योन्य क्रिया थी, इसके बीच आकर्षण बल है, उसकी अपेक्षा विलेय और विलायक के बीच आकर्षण बल कम होता है। ठीक है बच्चों, इसी कारण से जो आयतन में क्या हुई है, वृद्धि हुई है आयतन में, क्योंकि यदि आकर्षण बल ज्यादा होता तो आयतन में कमी हो जाती। हां, जब हम ऋणात्मक विचलन की बात करते हैं तब बच्चों विलेय या विलायक की अपेक्षा विलायक में जो अन्योन्य क्रिया वो प्रबल हो जाती है, प्रबल आकर्षित करता है, एक दूसरे को ज्यादा मात्रा में खींच कर रखते हैं, जिसके कारण उसमें आयतन में कमी आती है। ये फैक्ट है। मैं इसको ज्यादा डीप में लिखा नहीं रहा हूं, लेकिन बहुत बड़ा फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये सारा चीज नोट्स में अवेलेबल रहता है और नोट्स मात्र 100 रुपए का है भाई। जो बच्चा लिया है तो अच्छी बात है, जो नहीं लिया तो ले सकता है, कोई भी बच्चा खरीद सकता है। मात्र 100 रुपए का नोट्स। मैं क्या समझाने जा रहा हूं प्यारे भाइयों, थोड़ा गौर से समझिएगा। मैं ये समझाने जा रहा हूं कि मान लीजिए आपके पास विलायक है, विलायक के बीच में अन्योन्य क्रिया हो रही है, वो तभी तो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। विलेय है, विलेय के बीच जो अन्योन्य क्रिया है, लेकिन जब इनको मिलाते हैं तो इनके बीच जो अन्योन्य क्रिया है इनकी अपेक्षा थोड़ा सा दुर्बल होता है, तभी दुर्बल होने के कारण आयतन में वृद्धि हुई है। लेकिन जब हम ऋणात्मक विचलन में चलते हैं तो विलेय और विलायक के बीच जो अन्योन्य क्रिया वो प्रबल हो जाता है बच्चों, इसलिए आयतन में कमी होती है। अंतर भी रहेगा तो यहां पे मजा आएगा। ये लो भाई, ये लो अंतर मैंने कहा। देखो, धनात्मक विचलन में विलेय विलायक अन्योन्य क्रिया का मान विलेय या विलायक से कम होता है, कम होता है। यही चीज मैंने आपको समझाया बच्चों। तो आप लोगों को लगा होगा कि ये क्या मजाक कर रहे हो, कि जब मैं धनात्मक विचलन में बात करता हूं तो विलेय या विलायक के अन्योन्य क्रिया की बात करें तो इसके अपेक्षा विलेय और विलायक के बीच अन्योन्य क्रिया कम होती है। अब आपको लगेगा सर वही चीज लिखा है। अरे भाई, विलेय है, ये विलायक है, इनके अपेक्षा जब दोनों आपस में मिलते हैं तो इनकी अन्योन्य क्रिया कम होती है, इस कारण से आयतन में वृद्धि होता है। आयतन में क्या होता है प्यारे बच्चों, वृद्धि होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ऋणात्मक विचलन में तो विलेय विलायक अन्योन्य क्रिया का मान विलेय या विलायक से अधिक होता है। ठीक है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताए,
देखो भाई, इन विलयन में आंशिक वाष्प दाब का मान राउल्ट के परिकलित मान से अधिक होता है, वो धनात्मक विचलन, और जिसका राउल्ट के परिकलित मान से कम होता है ऋणात्मक विचलन। इसमें एंथैल्पी में वृद्धि होती है बच्चों, इसलिए प्लस बीई, एंथैल्पी में कमी होता है इसलिए माइनस बीई। भाई धनात्मक विचलन में आयतन में वृद्धि होगी और इसमें आयतन में कमी होगी। आयतन में वृद्धि होने का कारण बच्चों हमने बताया कि विलेय और विलायक के बीच बच्चों अन्योन्य क्रिया कम होती है, और इसमें आयतन में कमी हुआ है, मतलब विलेय और विलायक के बीच अन्योन्य क्रिया ज्यादा हुई है। ये निम्न क्वाथी एजियोट्रॉप है और ये उच्च क्वाथी एजियोट्रॉप है। एजियोट्रॉप स्थिर क्वाथी मिश्रण जिसे हम बोलते हैं बच्चों, इसको हम अलग से समझाएंगे स्थिर क्वाथी मिश्रण को, ठीक है। निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण और उच्च क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण, ये दो टाइप के होते हैं। तो नोट डाउन कर लेना बच्चों। आज का क्लासेस में पहले भी बताया था कि भाई जितने भी क्लासेस हो रही हैं उसके अपेक्षा आज की क्लास लंबी रहेगी। हालांकि कहानी भाई पहले हमने राउल्ट का नियम समझा है ना बच्चों, ये राउल्ट का नियम था। राउल्ट के नियम के बाद हमने आणविक द्रव्यमान की गणना करने के लिए ये चीज हमने समझ लिया बच्चों। इसके बाद ये जो दो भाग है ना, आदर्श और अनादर्श विलयन, फिर धनात्मक ऋणात्मक विचलन विलयन, ये दोनों चीज अंतर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ, इसके एग्जाम्पल्स आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग एक दो एग्जाम्पल याद कर लेना। जैसे भाई ये आपका है उदाहरण है, ये आपका धनात्मक विचलन का उदाहरण है। ऋणात्मक विचलन और धनात्मक विचलन के दो उदाहरण याद कर लेना, काफी है, सफिशिएंट है 12th लेवल में। ओके, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर देना बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। हाँ यार, नोट्स लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको हमेशा हर वीडियो में शेयर कर देता हूँ, 96 85 29 91 49 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।